अच्छा, तो आज का आज का जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिकर्जन। ठीक है। हमने पिछली क्लास में जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग डिस्कस की थी और वो वहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली थी। तो अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पहले वो पूछ लें। ठीक है। या आप एंड पे भी पूछ सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि इससे स्टार्ट करते हैं, आप एंड पे फिर अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट लेते हैं। हमने जो है तो आज रिकर्जन करनी है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रिकर्जन होती क्या है। ठीक है। हमारे पास आ, वो प्रोसेस जिसमें एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा हो। ठीक है। कोई भी फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा हो उसे रिकर्जन कहा जाता है। ठीक है। द कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है। तो प्रोसेस आपके पास क्या होगा कि एक फंक्शन होगा वो अपने आप को ही कॉल करेगा। ठीक है। तो अगर फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो इसका मतलब ये, जिस तरह आप लूप में आइटरेशन लगाते हैं ना, कि फर्ज करें एक पीस ऑफ कोड है और आप वो चाहते हैं कि बार बार एग्जीक्यूट हो, तो आप क्या करते हैं कि उस पर लूप लगा देते हैं। तो इसी तरह एक फंक्शन अगर आपने अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है तो वो लूप की तरह इफेक्ट आपको देगा, क्योंकि वो फंक्शन में जो काम हो रहा है, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स फंक्शन में लिखी हुई हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है। तो इफेक्ट आपको लूप की तरह का ही मिलेगा। ठीक है। वो फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है उसको रिकर्सिव फंक्शन कहा जाएगा इस केस में। ठीक है। अब एक फंक्शन को अपने आप को कॉल करने की बार बार ज़रूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है। और ये चूंकि एक ही चीज़ जैसे आइट्रेशन में बार बार रिपीट होती है, कोड रिपीट होता है, तो इसी तरह यहाँ पे फंक्शन में भी कोड रिपीट होगा। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है या कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, तो उसकी डिस्कशन इसमें दरमियान में आएगी। ठीक है। कि रिकर्जन क्यों है, ठीक है, किस वजह से वजूद में आई। ठीक है। और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। ठीक है। तो समझना है हमने ये है कि बेसिकली जो बिल्कुल बेसिक इसका वो है वो ये है कि एक फंक्शन होगा। ठीक है। उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर वही फंक्शन दोबारा कॉल हुआ होगा। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम साथ साथ जो है तो देखते जाएंगे। अच्छा जी। तो रिकर्जन इज अ वेरी पावरफुल वे टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स फॉर विच द सोल्यूशन वुड अदरवाइज विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। तो ये हम आगे थोड़ा सा जब जाएंगे, जब बिल्कुल हम आखिरी एग्जांपल पे जाएंगे तो उधर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे सोल्यूशन हमारे पास एक प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है और रिकर्जन से वो बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें जब आप कोड लिखते हैं तो वो कोड बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में बाज़ औक़ात लोगों को मसला होता है, मगर ये है कि एक दफ़ा आप जो है तो इस पे अच्छी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। तो आप जो है तो फिर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इससे रिकर्सिव सोल्यूशन से जो है तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और कोड इसका बहुत ज़्यादा फिर सिंपल होता है। ठीक है। एटलीस्ट अगर आपको रिकर्जन की समझ आती है तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से होती हैं कि जिसका सोल्यूशन अगर आप नॉर्मली आइटरेटिव मेथड से लिखते हैं, आइटरेटिव मेथड का ये है कि लूप लगा के, ठीक है, लूप्स वगैरह लगा के अगर लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। तो रिकर्जन से वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। इसी वजह से तो है जो है तो मेनली रिकर्जन वजूद में आई है, वरना तो इसकी आगे हम बात करेंगे कि इसकी जो डाउन साइड्स हैं या इसके जो वो हैं डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हैं, मौजूद हैं। ठीक है। तो अगेन एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा, आपको लूप की तरह का इफेक्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, रिकर्जन कैन सब्स्टिट्यूट आइटरेशन इन प्रोग्राम डिज़ाइन। ठीक है। आपके पास जो है तो रिकर्जन आइटरेशन को जो है तो सब्स्टिट्यूट कर सकती है। कोई भी आइटरेटिव सोल्यूशन अगर आपके पास है, मतलब कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपके पास कोई लूप यूज़ हुआ है, उस लूप को हटा के आप उधर उसमें रिकर्जन डाल सकते हैं। ठीक है। तो रिकर्जन कैन सब्स्टिट्यूट आइटरेशन इन प्रोग्राम डिज़ाइन। ठीक है। जनरली रिकर्सिव सोल्यूशन आर सिंपलर। ठीक है। रिकर्जन के जो सोल्यूशंस होते हैं तो उसका जो कोड आपके पास आता है तो वो सिंपलर होता है और एज सिंपल एज द आइटरेटिव सोल्यूशन। ठीक है। तो ये यूजुअली जब बड़े बड़े आइटरेटिव सोल्यूशंस आपके पास होंगे, उसको जब आप रिकर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो कोड काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपके आपके पास। ठीक है।
कोड काफ़ी जो है तो आपके पास उस केस पे सिंपल हो जाता है, ठीक है, मतलब मिनिमल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोड नहीं होता। अच्छा, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन विच वन सोल्यूशन इज सिंपलर देन द अदर। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें आपको आइटरेटिव मेथड जो है तो सिंपलर नज़र आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द रिकर्सिव सोल्यूशन। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें रिकर्जन आपको सिंपल नज़र आएगी आइटरेटिव सोल्यूशंस के अगेंस्ट। अच्छा, जनरली रिकर्सिव सोल्यूशन आर स्लाइटली लेस एफिशिएंट। अच्छा, अब ये बड़ी ज़रूरी बात है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ स्लाइटली लेस एफिशिएंट than the iterative ones if the compiler does not try to optimize the recursive call। अब जब भी recursive call करते हो, ठीक है, मतलब जब भी रिकर्जन होती है तो एक फंक्शन बार बार कॉल हो रहा होता है, ठीक है, एक ही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा होता है। तो अब इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि जहन में रखनी है। अगर फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं आपके पास, ठीक है, फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं तो वो भी बार बार, क्योंकि अगर फंक्शन एक फंक्शन लेट से 10 दफ़ा कॉल होता है तो उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल अगर आपने एक लोकल वेरिएबल अगर उस फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन अगर 10 दफ़ा कॉल हो रहा है तो वो लोकल वेरिएबल भी 10 दफ़ा क्या होगा, मेमोरी में उसकी कॉपी बनेगी, क्योंकि हर एक फंक्शन की कॉल जो होगी तो उसके लिए अलग अलग कॉपी बनेगी, ठीक है, उसके लिए अलग अलग कॉपी बनेगी पूरे के पूरे फंक्शन की। तो इसका मतलब ये उसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं तो उनकी भी अलग अलग कॉपी बनेगी, ठीक है। तो एक आपके पास तो मेमोरी के केस में वो क्या होगा कि मेमोरी आपसे ज़्यादा लेगा, ठीक है, एक ये केस है। एक दूसरा केस ये कि जब आपके पास फंक्शन की कॉल होती है, मतलब किसी भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो एक जंप परफॉर्म होता है, ठीक है, ये आगे हम एक चीज़ है वो डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये असल में होता किस तरह से है कि जब मतलब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह जंप लगाते हैं। तो लेट से कंसिडर करते हैं कि इस जंप में थोड़ा सा टाइम जो है तो लगता है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ये जंप्स होंगी उतना ज़्यादा यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पास जो रिकर्सिव सोल्यूशंस हैं तो एक तो वो मेमोरी ज़्यादा लेते हैं, दूसरी बात ये कि वो आपके पास चूंकि ये जंप परफॉर्म होता है और जंप पे टाइम लगता है तो इसी वजह से ये जो है तो आपके पास टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं इटरेटिव सोल्यूशन से, ठीक है। इनको कुछ केसेस में ऑप्टिमाइज किया जा सकता है मगर वो कंपाइलर लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो है कि रिकर्सिव सोल्यूशन आपके पास जो है तो एफिशिएंट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं सब एज कंपेयर टू आइटरेटिव सोल्यूशंस। एफिशिएंसी यहाँ पे जो है तो इन अ सेंस ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है, टाइम और मेमोरी दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, देयर आर नेचुरल रिकर्सिव सोल्यूशन देन दैट कैन बी एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट, ठीक है। तो कुछ आपके पास जो है तो रिकर्सिव सोल्यूशन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो एफिशिएंसी की बात हमने की ना तो उसमें या तो मेमोरी बहुत ज़्यादा आपकी लगेगी, यूज़ होगी, ठीक है, या जो है तो टाइम बहुत ज़्यादा वो लेगा एज एज कम्पेयर टू द आइटरेटिव सोल्यूशन। तो इसको यूज़ करते हुए जो है तो थोड़े सा एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं एक चीज़ की तरफ, ठीक है। और इसके थ्रू क्योंकि नॉर्मली जब भी इसकी बात आती है, रिकर्जन की बात आती है तो सबसे पहले ये एग्जांपल कराई जाती है कि ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपको फैक्टोरियल का तो पता है ना कि क्या होता है, फैक्टोरियल का पता है, ठीक है। तो ये वही फैक्टोरियल है मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हैं, अगर लेट से किसी भी नंबर का आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं एक एक नंबर रिड्यूस करके उसमें से तब तक जब आप 1 तक नहीं पहुंच जाते। मतलब फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 इंटू 4 - 1 जो कि 3 बनता है, इंटू 4 - 2 जो कि 2 बनता है, इंटू 4 - 3, ठीक है, जो कि आपके पास बन जाता है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा, ठीक है। तो इसका फैक्टोरियल आपके पास 24 आता है, सही है। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखें
इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ये जो रिकर्सिव डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है इसकी तरफ हम आएंगे, ठीक है। मगर हम डायरेक्टली जो है तो यही, ये जो वो है, ये जो डेफिनेशन है फैक्टोरियल की, इसको यूज़ करके इसका एक आइटरेटिव सोल्यूशन लिखते हैं। ये हो सकता है यूजुअली प्रोग्रामिंग में कराते भी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने हो सकता है किया भी हो, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक नंबर इस फंक्शन को पास करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, दो चीज़ों को इनिशियलाइज करेगा। एक आपके पास वो वेरिएबल जिसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट होना है, ठीक है। और एक जो है तो आपके पास आगे जाता जाएगा, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होगा, या आप डायरेक्टली इसको वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो नंबर है जो कि मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो हम असल में कर ये रहे हैं कि इस नंबर को वन से लेके जाएंगे एन तक, ठीक है। इस नंबर को, ये जो आई है, ठीक है, वन से लेके जाएंगे। पहले वन होगा, फिर टू होगा, फिर इस तरह से जाता जाएगा, ये अप टू एन आपके पास पहुंच जाएगा। ये वाला एन जो आप उसको पास कर रहे हैं, तो आई असल में ये काम कर रहा है, ठीक है, लूप की हर एक आइट्रेशन में। तो अब देखें वाइल के लूप में, देख लें वाइल आई इज लेस देन एन, ठीक है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसे वन से हम स्टार्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए लेस देन का साइन लगाया हुआ है। तो ये जब फोर तक पहुंच जाएगा तो इसको यहाँ पे हम फोर तक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने एन की वैल्यू 5 दी है, हम सपोज कर लेते हैं एन यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 5 दी है तो फोर तक चलेगा, फिफ्थ के लिए फिर नहीं चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, सही है। यहाँ पे देखें आई की वैल्यू सबसे पहले आई जीरो और एफ की वैल्यू वन, ठीक है। एन आपके पास क्या है, 5 है, ठीक है। तो जीरो इज लेस देन 5, यस इट इज, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इनिशियली वन हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली आपके पास आई की वैल्यू, एक मिनट मैं ज़रा इसे मिटा के सही तरीके से लिख लेता हूँ। आई की वैल्यू इनिशियली आपके पास वन हो जाएगी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एफ इन टू आई, ठीक है। आई के साथ जब एफ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एफ के पास, एफ में आपके पास वन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास लूप जब दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू अब वन है, वन इज लेस देन 5, यस, ठीक है। आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ठीक है। एफ में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ आपके पास चूंकि एफ में वन है, तो उसके साथ जब टू मल्टीप्लाई होगा तो ये भी टू हो जाएगा, ठीक है। अगली आइट्रेशन में टू इज लेस देन 5, यस इट इज़, ठीक है। तो आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी, ठीक है। ये एफ के साथ मल्टीप्लाई होगी और एफ में स्टोर हो जाएगी, तो एफ में अभी टू पड़ा हुआ है, तो टू के साथ थ्री मल्टीप्लाई होगा, ये सिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर अगली आइट्रेशन में आपके पास जो है तो थ्री इज लेस देन 5, यस, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर फोर हो जाएगी, और यहाँ पे एफ में सिक्स है, सिक्स के साथ जब फोर मल्टीप्लाई होगा तो 24 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास जब आई की वैल्यू फोर है तो फोर इज लेस देन 5, यस इट इज़, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो उससे आपके पास 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फैक्टोरियल है, ठीक है। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। और अब अगली आइट्रेशन के लिए अब जब आप जाएंगे तो 5 इज लेस देन 5, तो नो, तो ये आपके पास ये फंक्शन ख़त्म, ये जो वाइल लूप है इससे बाहर निकल आएगा और आपके पास एफ रिटर्न हो जाएगा। एफ में क्या है, एफ में ये 120 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एफ आपके पास रिटर्न हो जाएगा। तो इस केस में फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आएगी, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो हम ऐसे कर रहे हैं ना कि आई को, मतलब ये जो असल में लूप के अंदर यूज हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो तो वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हमने जीरो दी हुई है, मगर हम चूंकि मल्टीप्लिकेशन से पहले उसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो वन हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं कि वन से उस नंबर तक जा रहे हैं जिसका हमने फैक्टोरियल मालूम करना है। हम रिवर्स में भी आ सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम एन से स्टार्ट करके यहाँ पे डिक्रीमेंट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये होगा कि आई की वैल्यू फिर क्या होगी कि वो स्टार्ट होगी एन से, ठीक है। फिर उसके बाद एन माइनस वन, और उसके बाद जाते जाते ये हो जाएगी आखिर में वन। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इधर कंडीशन में सिर्फ ये चेंज हो जाएगी कि आपके पास आई की वैल्यू जब तक ज़ीरो नहीं हो जाती, ठीक है। तो इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास जो है तो कोड है, सही है।
मेरे ख्याल से ये तो इतना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ज़रा हम, ये तो आइटरेटिव सोल्यूशन है ना, क्योंकि हम यहाँ पे लूप लगा के कर रहे हैं उसको, ये देख लें लूप लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ करें हम इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन पे जाते हैं। ठीक है, तो रिकर्सिव डेफिनेशन इसकी बेसिकली किस तरह से होगी, इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन बल्कि देखने से पहले हम ऐसे करते हैं कि कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि अगर आपने फर्स्ट करें कोई आइटरेटिव सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसको अगर आपने रिकर्सिव बनाना है तो आप किस तरह से बनाएंगे, क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, इन द डिज़ाइन ऑफ अ रिकर्सिव प्रोग्राम वी यूजुअली फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, हमने बात की कि रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्जन क्या होती है कि एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा होता है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो वो अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा, मगर ये प्रोसेस रुकेगा कब? नॉर्मली हमारे पास जो लूप होते हैं तो उसमें कंडीशन होती है। ठीक है, लूप में हमारे पास कोई कंडीशन होती है, मगर एक फंक्शन अगर अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी मेरे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें इधर डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में। अच्छा, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द बेस केस। ठीक है, आप क्या करें कि आप बेस केस को आइडेंटिफाई करें कि आपके पास बेस केस क्या है। अब बेस केस होता क्या है? ठीक है, बेस केस या बेस केसेस क्या होते हैं? दोज इन विच द सब प्रोग्राम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली विदाउट रिकरिंग टू रिकर्सिव कॉल्स। बेसिकली रिकर्जन में हम क्या करते हैं, देखें, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, उन छोटे हिस्सों को हम सॉल्व करते हैं। ये जब अभी हम फैक्टोरियल का रिकर्सिव वो देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, तो उसमें हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे इसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को, लेट से हम 5 फैक्टोरियल मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हमें 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए 4 फैक्टोरियल हमें चाहिए, तो 4 फैक्टोरियल मालूम करने के लिए फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 0 फैक्टोरियल, जिसका सोल्यूशन हमें पता है कि 1 है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि इस तरह से जब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे आएंगे तो उसमें से एक छोटी प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसका सोल्यूशन आपके पास होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना कि अगर फर्ज करें, मैं इसको छोटा कर देता हूँ कि लेट से हमने 3 फैक्टोरियल मालूम करना है, तो 3 फैक्टोरियल बेसिकली किस चीज़ के इक्वल होता है? ये आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी हमें मालूम करना है। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल मालूम करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी? 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 1 फैक्टोरियल मालूम करने के लिए जो है तो हमें 1 इंटू 0 फैक्टोरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 0 फैक्टोरियल का हमें पता है। ठीक है, देखें, ये 1 फैक्टोरियल अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो ये मेरे पास ये होता है 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है, और 0 फैक्टोरियल का आंसर मुझे पता है कि 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 है। ठीक है, तो मेरे पास इस केस में बाकी का सोल्यूशन तो मौजूद नहीं है, वो तो मैं कैलकुलेट करूंगा ना। मतलब 3 फैक्टोरियल का सोल्यूशन भी मैंने कैलकुलेट करना है, 2 का भी कैलकुलेट करना है, 1 का भी करना है, मगर 0 फैक्टोरियल का आंसर मुझे पता है कि वो 1 है। तो मेरे पास यहाँ पे जब मैं फैक्टोरियल के लिए रिकर्सिव सोल्यूशन लिखूंगा तो उसमें मेरे पास बेस केस क्या होगा कि 0 फैक्टोरियल मेरे पास 1 आता है, या मुझे ये भी पता है कि 1 फैक्टोरियल भी 1 ही है। ठीक है, तो आप बेस केस में 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ले सकते हैं या 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इन दोनों में से एक ले सकते हैं। आपको चूंकि 1 ये 0 तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि यूजुअली आपने उसमें देखा होगा कि 1 तक ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही 1 फैक्टोरियल आएगा तो हमें पता है कि इसका आंसर हमारे पास 1 आना है। ठीक है, तो हम बेस केस में या तो ये ले लेंगे कि जब 0 फैक्टोरियल आएगा तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि इसका आंसर 1 है, या जब 1 फैक्टोरियल आएगा तो इसका आंसर 1 है। तो अब देखिए, जब 1 का आंसर हमें मिल गया है कि 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 है, तो हम पीछे जाके अब 2 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल के अंदर 1 फैक्टोरियल यूज हो रहा है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू इधर डाल देंगे, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 2 बनती है। अब 2 फैक्टोरियल का आंसर आ गया तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, मैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू डाल दूंगा इधर, यहाँ पे। ठीक है, तो इधर जब 2 फैक्टोरियल की वैल्यू डालूंगा तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल से जो भी आता है, जो कि असल में 2 ही है, तो 3 इंटू 2 6 आएगा, तो आपके पास 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकल आएगी।
ठीक है, हमारे पास इस तरह से अगर बेस केस मिल जाता है, ठीक है, ऐसी कोई छोटी प्रॉब्लम मिल जाती है जिसका सोल्यूशन हमारे पास हो, तो हम वापस जाके वो सारी की सारी चीज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, those in which the sub program can solve the problem directly without recurring to recursive calls। ठीक है, तो ये वो पोर्शन है आपका कि जहां पे आपको डायरेक्ट सोल्यूशन पता होता है, आपको और रिकर्सिव कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा, तो ये इधर यही बात लिखी हुई है कि आपके पास अगर फर्ज करें n की वैल्यू फिक्टोरियल में, अगर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, वैल्यू जो रिटर्न होगी तो वो 1 होगी। तो अगर फर्ज करें आपके पास 1 आ जाता है, 1 का फिक्टोरियल या 0 का फिक्टोरियल, तो वो डायरेक्टली 1 कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेस केस होना चाहिए। ठीक है, तो बेस केस असल में वो कंडीशन है जिसमें आपके पास जो रिकर्सिव कॉल्स हैं वो रुक जाएंगी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बेस केस आपके पास नहीं होगा तो आपके पास जिस तरह इनफाइनाइट लूप होता है, इसी तरह फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा और ये एक इनफाइनाइट लूप में जाके फंस जाएगा। ठीक है, तो यहां तक फॉलो कर रहे हैं आप? ठीक है, कोई इशू तो नहीं है यहां तक? ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया बेस केस। ठीक है, अगर बेस केस आपके पास नहीं होगा, ठीक है, तो आपके पास फंक्शन जो है तो अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा और उसका स्टॉपिंग कोई पॉइंट कोई नहीं होगा। तो जिस तरह आपके पास लूप्स में इनफाइनाइट लूप होता है, इसी तरह वो इनफाइनाइट रिकर्जन में जाके फंस जाएगा। ठीक है, तो बेस केस होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास वो एक किस्म की कंडीशन है। अच्छा, अब सेकंड क्या होगा, एक तो बेस केस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, डिटरमाइन हाउ टू रिजॉल्व द नॉन बेस केसेस इन टर्म्स ऑफ द बेस केसेस। ठीक है, आपने अब ये करना है कि ये चीज़ करनी है कि जो बेस केस के अलावा तमाम के तमाम केसेस हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की फिक्टोरियल की, तो बेस केस अगर मैं इधर ये जीरो फिक्टोरियल वाले को लेता हूँ, तो ये जो ऊपर इससे ये तीन केसेस थे, ये तीन, तो उस बेस केस की बेस पे मैंने इन तीनों को सॉल्व किया ना। किस तरह से सॉल्व किया कि बेस केस से जो वैल्यू आई उसको ये 1 फैक्टोरियल के उसमें डाल दिया, फिर उसके बाद उससे 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया, उससे 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया। तो हमने ऐसा कोई तरीका ढूंढना है कि बेस केस के रिजल्ट से हम बाकी तमाम के तमाम केसेस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इधर असल में यही बात लिखी हुई है। ठीक है, ये जो नीचे रेड में आपको नजर आ रहा है, इन द केस ऑफ अ फैक्टोरियल वी नो दैट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर n, सही है, ग्रेटर देन 0 इज n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमें पता है कि अगर फर्ज करें n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है, तो फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट होगा कि उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल ऑफ उस नंबर से एक माइनस करके। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तो उसका तरीका होगा। मेक श्योर दैट द पैरामीटर्स ऑफ द कॉल मूव क्लोजर टू द बेस केसेस। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि ये जो कॉल यहाँ पे हो रही है ना कि n इंटू फिक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, ठीक है, तो ये इवेंचुअली देखें, इसका मतलब ये है कि ये बार बार अगर कॉल होता रहेगा, ठीक है, ये फिक्टोरियल के फंक्शन के अंदर अगर मैंने ये लिखा हुआ है कि n इंटू फिक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, तो इसका मतलब ये है फिक्टोरियल के फंक्शन के अंदर से मैं फिक्टोरियल के फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा हूँ, मगर अब मैं क्या कर रहा हूँ कि n में से एक माइनस करके भेज रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर इनिशियली मैंने लिखा होगा 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे ये क्या क्या करेगा, जब कॉल करेगा इसको, इस फंक्शन को, तो n माइनस वन मतलब 3 के साथ अब इसको कॉल करेगा। ठीक है, तो ये देखें, अगली दफ़ा जब ये कॉल होगा तो 3 के साथ ये वैल्यू कॉल हो रही है, तो फिर जब इस स्टेटमेंट पे आएगा तो इसी फंक्शन को n माइनस वन से कॉल करेगा, तो 3 की जगह ये 2 हो जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो बेस केस था, जो कि हमने लिया था कि अगर n की वैल्यू 0 होगी तो हम 1 रिटर्न करेंगे, तो ये उस बेस केस के करीब जा रहा है। बेस केस की जो कंडीशन थी कि n इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो उसके ये करीब जा रहा है। तो आपके पास जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, तो उसमें जो वैल्यूज आप पास कर रहे हैं, तो वो बेस केस जो आपने रखा है, ठीक है, हर दफ़ा जब फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास ये जो पैरामीटर्स में वैल्यू पास हो रही है वो बेस केस के करीब जाती है, जानी चाहिए। ठीक है, ये अगर मतलब आप फर्ज करें इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, या ये चेंज नहीं हो रहा है, इधर आपने एनी भेजा हुआ है, तो इसका मतलब ये बेस केस के करीब तो आप जा ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिकर्सिव कॉल्स हैं ये एंड ही नहीं होंगी। ठीक है,
इससे होगा क्या कि अगर आप बेस के केस के करीब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो दिस शुड गारंटी अ फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रिकर्सिव कॉल जो है तो इंश्योर करेगा, इनफाइनाइट जो है तो आपके पास वो नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि रिकर्सिव कॉल्स आपके पास हमेशा टर्मिनेट होंगी, ठीक है, आप इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसेंगे। तो इस तरह से अब हम जो इस जो वो है हमारे पास जो फिक्टोरियल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन केस ऑफ अ फिक्टोरियल n-1 इज क्लोजर टू जीरो देन n, ठीक है। तो हर दफा जब आप n-1 करेंगे तो आप क्लोजर टू जीरो जाते जाएंगे, इवेंचुअली आप जीरो पे पहुंच जाएंगे और वहां पे लाके आप इसको रख देंगे। देयरफॉर वी गारंटी दैट दिस फंक्शन टर्मिनेट्स। तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि ये फंक्शन खत्म हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट रिकर्शन को जो है तो अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने बेस केस के करीब जा रहे हैं और बेस केस का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये फैक्टोरियल का फंक्शन है, मगर इससे पहले हम जाते हैं ज़रा वापस इस पे, इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन पे, ठीक है। तो अब देखें हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारे पास दो केसेस बन गए। एक बेस केस है जिसमें अगर n की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है, एक हमारे पास अगर n की वैल्यू जीरो होगी तो इसका हमारे पास अंडरस्टूड है कि वन है, ठीक है। ये n इक्वल टू जीरो भी हम कर सकते हैं, n इक्वल टू वन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वन का फैक्टोरियल भी वन ही आता है, ठीक है। वन का फैक्टोरियल भी वन ही आता है, तो आप इधर भी इसको रोक सकते हैं। मगर टेक्निकली अगर आप मैथमेटिकली देखें, ठीक है, तो हमें जीरो फैक्टोरियल का पता है डायरेक्टली कि उसकी वैल्यू वन है, ठीक है। तो इस वजह से इसको इस तरह से लिखा हुआ। तो प्रोग्राम्स में यूजुअली आपको चूंकि वन पे बेस केस नज़र आता है, तो उस वजह से तो हम इफ़ की कंडीशन जब लगाएंगे तो उसमें हम जीरो को भी यूज़ कर सकते हैं और हम वन को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको दोनों इस वजह से बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। अब अगर फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू, ठीक है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, या लेट से ग्रेटर देन वन होती है अगर हम वन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आपके पास ग्रेटर देन वन होती है, तो आप क्या करेंगे फिर, वो जो नंबर है, ठीक है, उसका फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप वो नंबर, सही है, उससे लेस देन वन नंबर का फैक्टोरियल। तो लेट से अगर इनिशियली यहाँ पे एन में फाइव था, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे कि फाइव इंटू फाइव माइनस वन का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ये जो फाइव माइनस वन का फैक्टोरियल मैं दोबारा कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टोरियल का फंक्शन इधर दोबारा कॉल होगा ना n माइनस वन के साथ, ठीक है। अब जब ये दोबारा कॉल होगा तो यहाँ पे चूंकि फाइव माइनस वन से फोर आता है, ठीक है, तो आपके पास जब फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो फिर आपके पास n की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन वन है, ठीक है। तो दोबारा जब ये कॉल होगा तो ये किस तरह से कॉल होगा, आपके पास चूंकि n की वैल्यू अब फोर होगी, ये देख लें पैरामीटर में हमने चार भेजा है, ठीक है। तो फोर इंटू फोर माइनस वन अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फैक्टोरियल, और इस तरह से आप जाते जाएंगे जब तक आप यहाँ पे इधर, ठीक है, यहाँ पे अगर हम जीरो की बात करें तो वन माइनस वन तक नहीं पहुँच जाते, ठीक है। तो फिर जीरो फैक्टोरियल आपको पता है कि उसका वन है, तो फिर आप पीछे आते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये अभी जाके हम इस तरह की चीज़ देखते हैं इसके उसमें फैक्टोरियल के रिकर्सिव फंक्शन में, ठीक है। अब ये आइट्रेशन नहीं है, दरमियान में देख लें, ये जो फैक्ट का फंक्शन है तो इसके अंदर आप देखें कि कहीं पे कोई लूप यूज नहीं हुआ हुआ, ठीक है, कहीं पे कोई लूप यूज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इसको थोड़ा गौर से कि अगर तो यहाँ सबसे पहली बात हमने क्या की थी कि हम अपनी बेस कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस कंडीशन क्या थी। बेस कंडीशन जो हमने आइडेंटिफाई की थी वो ये थी कि अगर आपके पास ये नंबर जो फैक्टोरियल को पास हो रहा है ये अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, तो जीरो का हमें पता है कि फैक्टोरियल वन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस फंक्शन से रिटर्न क्या हो रहा है, असल में फैक्टोरियल इसका रिटर्न होगा, ठीक है। तो अगर नंबर आपके पास जीरो हो जाता है, ये देख लें, नंबर जीरो हो जाता है तो तुम वन रिटर्न कर, तो ये अब बेस केस है, ठीक है। ये बेस कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गई है कि अगर नंबर हमारे पास जीरो हो जाता है तो तुम रिटर्न वन करो। इसका मतलब ये है कि अगर आप पीछे जाते 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 जीरो तक पहुंच जाते हैं तो ये क्या कर देगा, ये वन रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास बेस कंडीशन हो गई, ठीक है। इससे ये चीज़ होगी कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कब होगा, जब नंबर आपके पास जीरो हो जाएगा, मतलब ये पैरामीटर जीरो पास होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेस कंडीशन के अलावा, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई।
ये वाली, ठीक है, ये नीचे वाली, एक मिनट इसको मैं रेड से अंडरलाइन कर दी, ये वाली कंडीशन हो गई कि नंबर अगर आपके पास 0 है तो आपको सोल्यूशन पता है कि 1 है। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करना है कि n जब तक ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब हम एल्स में आ जाएंगे, तो n इज इक्वल टू n n इंटू n-1 फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब उसकी तरफ हम जाएंगे जो कि यहाँ पे है। ठीक है, एल्स में देख लें क्या लिखा हुआ है, रिटर्न नंबर और उस नंबर से -1 का दोबारा फैक्टोरियल मालूम कर लेंगे। ठीक है, उस नंबर से -1 का दोबारा फैक्टोरियल मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेस कंडीशन हो गई, और ये जो है तो आपके पास इसके अलावा तमाम की तमाम कंडीशंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें रिकर्जन कहाँ पे हो रही है, आपके पास इधर। ठीक है, ये देखें फंक्शन दोबारा कॉल कर रहा है ना, फैक्ट का फंक्शन है, अपने आप को ही कॉल कर रहा है और नंबर की वैल्यू को 1 माइनस कर रहा है। ठीक है, तो वो जो 2-3 बातें हमने कही थी, बेस कंडीशन भी हमने आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, हमने बेस कंडीशन के अलावा जितनी कंडीशंस थी उसका सोल्यूशन भी सोच लिया है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हम जो रिकर्सिव कॉल है तो उसमें नंबर को एक डिक्रीज करके भेज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो पैरामीटर की वैल्यू है ये आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, चाहे नंबर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे पास ये वैल्यू चूंकि डिक्रीज हो रही है तो ये एक टाइम पे आपके पास 0 पे पहुंच जाएगी। तो अब आते हैं, इसे देखते हैं कि इसका मतलब इसे अगर हम रन करना चाहते हैं तो ये किस तरह से होगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये जो फिगर आपको नजर आ रहा है, तो इसमें देखें कि अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ 4 के लिए, ठीक है, इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूँ फैक्ट के फंक्शन को 4 के लिए इनिशियली, तो क्या होगा यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट में नंबर इज इक्वल टू 0, नहीं 0 नहीं है क्योंकि नंबर की वैल्यू 4 है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास ये चूंकि एल्स के पोर्शन में आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपके पास ये क्या करेगा कि ये रिटर्न करेगा नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ नंबर -1। तो ये देख लें ये रिटर्न की स्टेटमेंट इधर लिखी हुई है कि नंबर चूंकि इस केस में 4 है तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। अब दोबारा फंक्शन कॉल हुआ है ना, एक और फंक्शन कॉल हुआ फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है, तो जब तक ये फंक्शन रिटर्न नहीं करता तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चल सकती। ठीक है, आपने देखा है ना कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, तो उससे नीचे की स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक वो फंक्शन रिटर्न नहीं हो जाता, मतलब वो फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फंक्शन अभी हमने कॉल किया। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 अब कैलकुलेट होना है, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 के लिए जब फंक्शन कॉल होगा तो उसमें अब आपके पास नंबर क्या है, नंबर आपके पास 3 है, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 तो कुछ रिटर्न नहीं हो सकता। एल्स अब क्या होगा, एल्स के पोर्शन में आएगा, यहां से क्या करेगा कि रिटर्न, ये देखें नंबर मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1, तो नंबर आपके पास 3 है और मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1, अब फैक्टोरियल ऑफ 2 कैलकुलेट होने जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 के लिए जब ये कॉल होगा, ठीक है, तो नंबर आपके पास 2 हो जाएगा, इसी तरह नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और अब नंबर नॉट इक्वल टू 0 तो एल्स के पोर्शन में आ जाएगा। एल्स में क्या किया है कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 अब कैलकुलेट होने जाएगा। ठीक है, तो ये रिटर्न की स्टेटमेंट भी अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर फंक्शन की कॉल है। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 1 कैलकुलेट करने जाएंगे, नंबर आपके पास 1 हो जाएगा। सही है, और इफ नंबर इक्वल्स टू 0 तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नंबर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, रिटर्न की स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे कि रिटर्न नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1, तो असल में फैक्टोरियल ऑफ 0 अब आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये रिटर्न की स्टेटमेंट भी वो नहीं हो सकती। फैक्टोरियल ऑफ 0 कैलकुलेट होने जाएगा, तो अब चूंकि नंबर आपके पास 0 हो गया है तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ये आपके पास ट्रू हो जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस कंडीशन अब क्या कर रही है कि इधर से 1 रिटर्न कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो 0 का सोल्यूशन है अब ये ऊपर आहिस्ता आहिस्ता यूज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें जब इधर से रिटर्न करेगा, ठीक है, अब देखें ये जिस सिम्प में हम आए हैं ना ऊपर से नीचे, इसी सिम्प में हम वापस जाएंगे क्योंकि ये तमाम की तमाम फंक्शन की कॉल्स जो दरमियान में हुई हैं तो ये रिटर्न होनी है। ठीक है, ये देख लें फैक्टोरियल ऑफ 4 एक कॉल, 2 कॉल, 3, 4 और 5 टोटल कॉल्स हुई हैं, तो 5 रिटर्न की स्टेटमेंट्स इसमें पूरी की पूरी होंगी। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 वाले फंक्शन से 1 रिटर्न हो जाएगा। 1 जो रिटर्न होगा तो ये देख लें यहाँ पे ये जो रिटर्न की स्टेटमेंट है, एक मिनट मैं इसको पॉइंटर बना लूं। ठीक है, इधर से ये जो 0 रिटर्न हो रहा है तो ये जब रिटर्न होगा तो इधर रिटर्न की स्टेटमेंट में ये फैक्टोरियल ऑफ 0 जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये
वन वैल्यू जो है तो रिटर्न होके आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब वन वैल्यू आ जाएगी तो 1 into 1 आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, ये देख लें 1 into 1 कैलकुलेट होगा, जिससे 1 ही आता है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न कहाँ पे होगा, ये फैक्टोरियल ऑफ 1 के में जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन से हम जा रहे हैं ना वापस, तो इधर आएगा वापस, इधर से इधर आए थे तो इस फंक्शन से वापस इधर नहीं आएंगे फिर। ठीक है, जहां से आपने जंप किया था उधर ही वापस आपने जाना है। ठीक है, तो 1 into 1 अब मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टोरियल ऑफ 1 into 1 जो है तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 से जो वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पे आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो रिटर्न होगा तो वो 2 into 1 होगा, जो कि असल में 2 है। इसकी रिटर्न वैल्यू जाएगी यहाँ पे फैक्ट ऑफ 2 की जगह। ठीक है, तो इधर 2 आ जाएगा, 3 into 2 से आपके पास क्या आता है, 6 आता है, 6 की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और 6 जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास बन जाएगा 24, और 24 की वैल्यू जहां से ये फैक्ट ऑफ 4 कॉल हुआ था वहां पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास रिकर्सिव फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो आप अगर इवन फैक्टोरियल का तो बहुत छोटा सा फंक्शन होता है, आप इसके ओरिजिनल जो आइटरेटिव मेथड और इसको कंपेयर करें तो ये काफ़ी कोड इसका सिंपल हो जाता है। एक बेस कंडीशन है और एक नीचे जो है तो बाकी कंडीशंस हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ तक फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही। अच्छा, आपने नो सर लिखा है, तो मुझे पता नहीं है कि ये कब लिखा है, मगर यहाँ तक बताएं कि फॉलो किया है कि नहीं। ठीक है, सही। तो ये तो आपके पास ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, मतलब ये रिकर्जन तो चल रही है। ठीक है, इसको अगर आप चला रहे हैं तो नज़र ऐसे ही आता है कि एक किस्म का लूप चल रहा है, क्योंकि एक चीज़ बार बार हो रही है। ठीक है, इस केस में ये देखें, ये जो रिटर्न की स्टेटमेंट है इसके अंदर जो ये कोड है या इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड है तो वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, जिस तरह से आपके पास किसी लूप में होता है। ठीक है, मगर एक्चुअली पीछे बैक एंड पे होता क्या है, ईच टाइम अ फंक्शन इज कॉल्ड अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द फंक्शन इज क्रिएटेड। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि हर दफ़ा जब आपके पास फंक्शन कोई कॉल होता है तो उसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब जिस तरह आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि, या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम कहते हैं उसका एक इंस्टेंस बना है ना, तो कोई भी फंक्शन जब कॉल होता है, ठीक है, तो उसकी कॉपी यूज होती है, क्योंकि फंक्शन के लिए भी मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कोड होता है। ठीक है, तो जब भी नई कॉल जाती है तो नया इंस्टेंस उसका क्रिएट होता है, मतलब मेमोरी में वो नई जगह लेता है। ठीक है, each time a function returns, जब भी कोई फंक्शन रिटर्न होता है तो इट्स इंस्टेंस इज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो जब फंक्शन रिटर्न करता है, मतलब फंक्शन एंड होता है आपके पास, तो उसका इंस्टेंस खत्म हो जाता है, मतलब उससे रिलेटेड जो उसको मेमोरी असाइन होती है, ठीक है, जो कि उसके वेरिएबल्स वगैरह के लिए होती है, तो वो फ्री हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंस्टेंस ओनली रिक्वायर द एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस फॉर डेटा पैरामीटर्स एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इंस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो वो उसमें इस नया जो इंस्टेंस बनता है तो इसमें चीज़ें क्या क्या आती हैं आपके पास, मेमोरी एलोकेशन की बात हो रही होती है डेटा के लिए, सिर्फ पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, वो पैरामीटर्स जो फंक्शन को पास होते हैं, क्योंकि उसकी उसकी भी मेमोरी में जगह बननी चाहिए ना, और लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उसको इंस्टेंस जब क्रिएट होता है तो मेमोरी में इन दो चीज़ों को जो है तो जगह मिलती है। द इंस्टेंसेस ऑफ अ फंक्शन आर डिस्ट्रॉयड इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ऑफ देयर क्रिएशन, जिस ऑर्डर में आपके पास फंक्शंस की कॉल होती है तो जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे आखिरी जो फंक्शन की कॉल थी तो वो सबसे पहले जो है तो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो ये बात अब अपने हमने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो नया इंस्टेंस उसका क्रिएट होता है, उसे मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, तो पीछे जो हमने लेस एफिशिएंट की बात की थी कि रिकर्सिव सोल्यूशन हमारे पास लेस एफिशिएंट होते हैं, तो अगर फर्ज करें मैं इधर ये जो रिकर्शन की हमने बात की, तो इधर अगर फैक्टोरियल का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा दे देता हूँ तो लाजमी बात है वो उतनी ही ज़्यादा दफ़ा जो है तो फंक्शंस को कॉल करेगा। जैसे 4 के केस में देख लें 5 कॉल्स कर रहा है, 5 के केसेस में 6 करेगा, 100 के केस में 101 टाइम्स करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जितनी ज़्यादा फंक्शन की कॉल होंगी उतनी ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी आपको। ठीक है, तो इस वजह से ये बात की हुई थी कि ये लेस एफिशिएंट है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि ये जो है तो थोड़ा सा स्लो भी होता है। ठीक है,
अच्छा, अब दो 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 फॉर्म्स हैं इसकी, एक डायरेक्ट रिकर्जन होती है, एक इनडायरेक्ट रिकर्जन होती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शंस वो होते हैं जो कि एक फंक्शन हो और अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा हो, जैसे ये फैक्टोरियल का फंक्शन यहाँ पे हमने डिस्कस किया। ये देख लें, फंक्शन है और अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, तो ये असल में है डायरेक्ट रिकर्जन आपके पास, ठीक है। इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होगी कि a function that calls another function and eventually results in the original function call is said to be indirectly recursive। मतलब एक फंक्शन डायरेक्टली अपने आप को कॉल नहीं कर रहा, इधर तो हम जब फैक्टोरियल में थे, ठीक है, तो डायरेक्टली अपने आप को वो कॉल कर रहा था। एक फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है और वो वाला फंक्शन वापस इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट रिकर्सन है, जो कि आपको बहुत कम यूज होती हुई नजर आएगी। मगर अगर कहीं पे आपको इस तरह का सिनेरियो नजर आ जाता है जिसमें एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है और वही फंक्शन दोबारा इसको कॉल कर रहा है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट रिकर्जन कहलाएगी आपके पास, ठीक है। तो अगर फर्ज करें कहीं पे मिल जाता है आपको, तो हाँ वो रिकर्जन है, मगर वो इनडायरेक्ट रिकर्जन है, ठीक है। ज्यादातर जो आपको नजर आएंगे तो वो डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शंस नजर आएंगे जो कि अभी हमने डिस्कस किए हुए, ठीक है। तो ये दो मेन इसकी फॉर्म्स हैं जो कि रेयरली आप देखेंगे कि किसी ने डायरेक्टली रिकर्सिव या इनडायरेक्टली रिकर्सिव का वर्ड यूज किया हो, मगर अगर कहीं पे आपको लिखे हुए नजर आ गए तो मतलब इसका ही है, ठीक है। डायरेक्टली रिकर्सिव का मतलब ये है कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है बार बार। इनडायरेक्टली रिकर्सिव का मतलब ये है कि एक फंक्शन है वो किसी और फंक्शन को कॉल करता है और वो वाला फंक्शन फिर इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करता है, तो वो इनडायरेक्टली रिकर्सिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल हमने देखनी है जो कि क्या करती है कि एक अरे में से आपको लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करके देती है, ठीक है। एक अरे में से लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करके देती है कि इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है। लेट्स से एक अरे है, उसमें इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो उसमें से मैक्सिमम आपके पास इंटीजर क्या है, तो वो फाइंड आउट करके आपको देता है। तो इसको ज़रा हम देखते हैं, मगर इसको हम देखेंगे इस फिगर के साथ। मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको इसी तरह से रहने दूं तो आया आपको ये कोड नज़र आएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से ये रहे तो ये कोड विजिबल है, नहीं है तो फिर मैं जूम करूँ ना। यस सर, अच्छा ठीक है। तो अच्छा, अब इसे ज़रा देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। किसी भी देखें, किसी भी अरे में अगर आप मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप नॉर्मली अगर कोई एट्रेटिव सोल्यूशन करेंगे तो आप क्या करेंगे कि पहले नंबर को मैक्सिमम कंसिडर कर लेंगे और फिर क्या करेंगे कि अरे पे लूप लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे उस मैक्सिमम को हर एक नंबर के साथ कंपेयर करते जाएंगे वन बाय वन, ठीक है। अगर कोई भी उस मैक्सिमम से बड़ा हुआ तो आप मैक्सिमम में उसको डाल देंगे, तो आखिर में आपके पास अरे में क्या रह जाएगा, वो मैक्सिमम की वेरिएबल में मैक्सिमम वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। ये तो आपने बहुत दफ़ा किया होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा। तो उसी चीज़ को हम रिकर्सिवली करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें फंक्शन को पास करनी है। एक वो अरे जिसमें हम मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगेन इस अरे में हम अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे, तो इसीलिए इसके साथ कॉन्स्ट लिखा हुआ पैरामीटर लगाते हुए, ताकि कहीं गलती से फंक्शन के अंदर इसको छेड़ भी दिया तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट लगाएं ना लगाएं, तो इसमें डिफरेंस ये है कि अगर कॉन्स्ट लगाएंगे तो अब इस अरे में आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर कॉन्स्ट नहीं लगाएंगे फिर अरे में चेंज हो सकती है। एक लोअर इंडेक्स जो कि ओरिजिनली हमारे पास, हम इसे भेजेंगे अरे का स्टार्टिंग एड्रेस। अगर हम इस अरे की बात करें ये लिस्ट की, तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमेशा, बस किसी भी अरे की बात करेंगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा आपके पास जीरो आएगा। और एक इसका अपर इंडेक्स होगा जो कि असल में आखिरी इंडेक्स होगा, आखिरी इंडेक्स की वैल्यू होगी इसमें, ठीक है। जो कि ये जो अरे हमें यहाँ पे नज़र आ रही है तो इसमें 3 है, ठीक है। तो असल में बेसिकली आपने साइज -1 यहाँ पे भेजना है, अरे का जो टोटल साइज है तो उससे एक कम करके, तो आपने शुरू का और आखिर का इंडेक्स इसे भेजना है, ठीक है, और अरे अपनी भेजनी है, ठीक है। शुरू और आखिर का इंडेक्स क्यों भेज रहे हैं ये अभी हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम का वेरिएबल हो गया जिसमें हम मैक्सिमम कैलकुलेट करके डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि इस जो वो है हमारे पास ये लार्जेस्ट का जो फंक्शन है, इसको चूंकि हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो हर दफ़ा जब हम कॉल करेंगे तो अरे तो चेंज नहीं होगी, अरे यही जाएगी, ठीक है। जो आखिरी इंडेक्स है वो भी चेंज नहीं होगा, वो यही जाएगा। हम चेंज क्या करेंगे, हम लोअर इंडेक्स को आगे लेके जाते जाएंगे, इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले जीरो भेज रहे हैं, फिर जब दूसरी रिकर्सिव कॉल करेंगे फिर वन भेजेंगे, तीसरी पे टू भेजेंगे, चौथी पे तीन भेजेंगे।
तो हमने इसे रोकना कब है, जब ये पूरा का पूरा एंड तक यहाँ तक पहुंच जाए, मतलब आखिरी इंडेक्स तक हमारे पास पहुंच जाए। ठीक है, तो उससे हमारे पास बेस कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम कर ये रहे हैं कि आखिरी इंडेक्स पे जब ये पहुंचे तो हम कहेंगे कि आखिरी वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये सॉर्टेड नहीं है तो आखिरी वैल्यू आपके पास मैक्सिमम नहीं हो सकती। ठीक है, मगर लेट से इसे हम आखिरी वैल्यू पकड़ा के कहेंगे कि ये मैक्सिमम है, और अब पीछे आके एक एक के साथ कंपेयर करो, तो हम अज्यूम कर रहे हैं इस केस में कि आखिरी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बेस कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब लोअर इंडेक्स और अपर इंडेक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे तो तुम क्या क्या रिटर्न करो, तुम रिटर्न कर दो उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे आप लिस्ट लोअर इंडेक्स करें या अपर इंडेक्स करें, एक ही चीज आएगी। ठीक है, तो हमारे पास अगेन मैं आता हूँ वापस कि हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम इस जो रिकर्सिव कॉल्स हैं इसको आखिर तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, और आखिरी वैल्यू को कहना चाहते हैं कि ये मैक्सिमम है, और फिर जब ये पीछे आएगा तो ये अब कंपेयर होगा हर एक वैल्यू के साथ। तो इससे अगर कोई बड़ी वैल्यू होगी तो मैक्सिमम हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई बड़ी वैल्यू होगी तो मैक्सिमम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है हमारे पास बेस कंडीशन के, अगर फर्ज करें लोअर और अपर इंडेक्सेस दोनों सेम हो जाते हैं तो हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, वो वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, जो कि बिल्कुल आखिरी इंडेक्स पे है। ठीक है जी, तो हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि आखिरी वैल्यू को यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में ये भी होगा कि अगर फर्ज करें आपके पास पूरी की पूरी अरे में एक ही वैल्यू होती है, मतलब आपके पास लोअर और अपर इंडेक्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मतलब एक ही इंडेक्स होता है आपके पास, एक ही एलिमेंट होता है, तो ये उसको रिटर्न कर देगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वही है। ठीक है, अब एल्स के पोर्शन में आते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरू में इनिशियली तो ये नहीं होगा। एल्स के पोर्शन में ये क्या करेगा कि ये मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमम ये ऊपर हमने डिक्लेयर किया, मैक्सिमम इज इक्वल टू लार्जेस्ट। ठीक है, इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है, लार्जेस्ट अरे का नाम है। ठीक है, लोअर इंडेक्स प्लस वन, देखें हमने बात की थी ना कि हम क्या करेंगे कि हम लोअर इंडेक्स में एक एक ऐड करते जाएंगे, तो लोअर इंडेक्स को हम आगे लेके जाते जाएंगे, मतलब पहले ये लोअर इंडेक्स 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर आखिर में 3 हो जाएगा, और अपर इंडेक्स उसी तरह से। ठीक है, तो हम चेंज सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं लोअर इंडेक्स में। ठीक है, तो अब इस मैक्सिमम में जो वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है, मैक्सिमम में जो वैल्यू रिटर्न होगी तो उसको अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि मैक्सिमम की वैल्यू अगर लोअर इंडेक्स, हम चेंज किस 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 को कर रहे हैं, लोअर इंडेक्स को कर रहे हैं ना, ये आगे जा रहा है। ठीक है, तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे कि लिस्ट में जो लोअर इंडेक्स पे वैल्यू है, अगर मैक्सिमम की वैल्यू उससे ये लोअर इंडेक्स की वैल्यू उससे बड़ी है या उसके इक्वल है, तो तुम क्या करो, बजाय इसके कि मैक्सिमम को कंसिडर करो, तुम रिटर्न करो किस चीज को, ये लोअर इंडेक्स वाली वैल्यू को, क्योंकि इससे ये पता लगता है, ये इक्वल टू का साइन जो है तो इसलिए लगाया हुआ है कि अगर उसकी वैल्यू उसके इक्वल भी हो तो लोअर इंडेक्स को रिटर्न कर दे। ठीक है, अगर ये नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इक्वल टू होगा तो वो मैक्सिमम पर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अगर फर्ज करें ये लिस्ट में जो उस इंडेक्स पे वैल्यू है, जिस इंडेक्स पे करंटली है, उसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम से बड़ी होती है, सही है, तो लिस्ट वाली वैल्यू को रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या करो, मैक्सिमम को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है तो वो लास्ट कॉल की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये अब हमने क्या किया यहाँ पे कि मैक्सिमम के लिए लार्जेस्ट के फंक्शन को कॉल किया, मैक्सिमम से जो वैल्यू आई तो ये करंटली जो हम जिस इंडेक्स पे हैं उसके साथ उसको कंपेयर किया, तो अगर मैक्सिमम की वैल्यू बड़ी है तो वो रिटर्न हो जाएगी, अगर लिस्ट में लोअर इंडेक्स पे वैल्यू बड़ी है तो वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको ज़रा देखते हैं कि किस तरह से कॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है हमारे पास, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और इस पे मैं ज़रा जूम होता हूँ, ये लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने फंक्शन को कॉल किया, लार्जेस्ट फंक्शन को लिस्ट से पास की। ठीक है, लिस्ट मतलब अरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका लोअर इंडेक्स 0 पास कर दिया। ठीक है, और अपर इंडेक्स 3 पास कर दिया, जो कि इसका आखिरी इंडेक्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इसे पास कर दी। तो अब यहाँ पे देख लें, मैक्सिमम में करंटली कुछ नहीं है क्योंकि इनिशियली मैक्सिमम ऐसे ही डिक्लेयर हुआ था। लोअर इंडेक्स में 0 जो कि हमने दिया, अपर इंडेक्स में 3, तो ये तीन वेरिएबल्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब बिकॉज लोअर इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू अपर इंडेक्स, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास ये इफ की स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये एल्स में आ जाएगा, इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। ये देखें, मैक्सिमम इज इक्वल टू लार्जेस्ट लिस्ट लोएस्ट इंडेक्स प्लस 1 और अपर इंडेक्स प्लस 0। तो आप जब लोअर इंडेक्स प्लस 1 करेंगे तो लोअर इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो एक इस तरह से कॉल होगा, लिस्ट कॉमा 1 कॉमा
3, ठीक है। तो जो कॉल जाएगी उसमें लोअर इंडेक्स 1 और अपर इंडेक्स 3 हो जाएगा। अब भी लोअर इंडेक्स और अपर इंडेक्स दोनों इक्वल नहीं है तो दोबारा ये वाली फंक्शन की कॉल होगी, ये जो इधर आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये नीचे का कोड अभी किसी में एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि फंक्शन की कॉल है और फंक्शन अभी रिटर्न नहीं हुआ। जब फंक्शन रिटर्न होगा तो तब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो लोअर और अपर इंडेक्स क्योंकि सिमिलर नहीं है तो आपके पास लोअर इंडेक्स में 1 ऐड होके फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा। तो अब लोअर इंडेक्स इज इक्वल टू 2 और अपर इंडेक्स इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन कॉल हुआ, दोनों इक्वल नहीं है। तो दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ये कॉल होगी, ठीक है। लोअर इंडेक्स में +1 हो जाएगा। अब देखें लोअर और अपर इंडेक्स दोनों जो है तो 3 दोनों में है। तो अब चूंकि आपके पास जब ये 3 और 3 के साथ लोअर और अपर इंडेक्स पे वो होगा तो आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो लोअर इंडेक्स लिस्ट लोअर इंडेक्स जो है तो रिटर्न हो जाएगा। तो लिस्ट लोअर इंडेक्स असल में लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 में मतलब अरे की थर्ड लोकेशन पे हमारे पास क्या है 8 की वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये रिटर्न हो सकती है, ये स्टेटमेंट रिटर्न कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट से क्या रिटर्न होगा 8 रिटर्न होगा। रिटर्न कहाँ पे होगा, इधर आके रिटर्न होगा, इधर, ठीक है। तो ये रिटर्न की वैल्यू जब इधर रिटर्न होगी तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये मैं बात कर रहा था कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैक्सिमम की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो वो ये 8 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसके नीचे भी कुछ स्टेटमेंट्स है ना, इफ लिस्ट लोअर इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो लिस्ट लोअर इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम, तो तुम क्या करो लिस्ट लोअर इंडेक्स अदरवाइज रिटर्न करो मैक्सिमम, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे देखें बिकॉज यहाँ पे लोअर इंडेक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, ठीक है। लिस्ट ऑफ 2 हमें हमारे पास क्या है ये देख लें 12 है, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम में 8 है तो उससे बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे 12 की वैल्यू 8 से बड़ी है तो इस वजह से क्या रिटर्न हो रहा है लिस्ट ऑफ 2, ठीक है। ये देख लें अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होती है तो लिस्ट लोअर इंडेक्स रिटर्न होता है, तो लिस्ट ऑफ 2 रिटर्न होगा जो कि असल में क्या है 12 है, ठीक है। तो इधर से ये देख लें 12 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन 12 मैक्सिमम में चला जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम में 12 जाएगा तो अब फिर जो है तो ये इफ की कंडीशन चेक होगी कि इफ वो लिस्ट लोअर इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम, तो हमारे केस में यहाँ पे लोअर इंडेक्स में इस केस पे लोअर इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। और मैक्सिमम की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो लोअर इंडेक्स में हमारे पास 10 पड़ा हुआ है, तो 10 इज नॉट ग्रेटर देन मैक्स, ठीक है। 10 इज सॉरी ये इधर इधर नहीं है, 10 इज नॉट ग्रेटर देन मैक्स, 10 इज लेस देन मैक्स, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या होगा ये एल्स में आएगा और मैक्सिमम को रिटर्न कर देगा। तो असल में इधर से ये 12 रिटर्न होगा, ठीक है। तो 12 रिटर्न हो जाएगा, हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे जो कि आखिरी कॉल थी हमारे पास, ठीक है। इधर लोअर इंडेक्स की वैल्यू 0 थी, ठीक है। यहाँ पे जब आप 12 रिटर्न करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम को 12 असाइन हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम को जब 12 असाइन होगा तो यहाँ पे फिर आप चेक करेंगे कि इफ लिस्ट लोअर इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है। तो लोअर इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है जो कि 5 है, तो 5 और 12 कंपेयर होंगे, 12 5 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये एल्स में आ जाएगा, रिटर्न मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से ये 12 रिटर्न कर देगा। तो देख लें एट दी एंड इस पूरी लिस्ट में 12 बड़ा था जो कि रिटर्न हो गया, ठीक है। तो हमने किया क्या कि हमने इसे लिस्ट के शुरू से स्टार्ट किया और इसे आखिर तक आने दिया, आखिरी वैल्यू हमने रिटर्न करवा दी और रिटर्न कराते हुए एक एक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसको मैक्सिमम में रखते जा रहे हैं, ठीक है। और आखिर में जब आखिरी इंडेक्स हम कर लेंगे तो उससे जब रिटर्न होगा तो आपके पास वो मैक्सिमम वैल्यू बड़ी होगी जो कि रिटर्न हो जाएगी। तो ये इसका रिकर्सिव सोल्यूशन है, ठीक है। लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अरे का ये रिकर्सिव सोल्यूशन है। तो आप बताएं कि ये क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अब हम जो जिस एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ी सी वो है, थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। इधर तक क्लियर है? अच्छा ठीक। अच्छा तो अब हम जाते हैं अपनी अगली एग्जांपल की तरफ जो कि है टावर ऑफ हनोई, ठीक है। ये इसका हो सकता है आपने नाम सुना हो, मतलब हो सकता है ये नाम आपने सुना हो सकता है ना सुना हो, ठीक है। ये एक गेम है जो कि 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी यूरोप में,
ठीक है, इसकी बाकी हिस्ट्री और मतलब ये असल में क्योंकि इसका मेरे ख्याल से रिलीजियस कोई बैकग्राउंड है, कोई चक्कर है इसका। ठीक है, तो ये आप इसके विकिपीडिया का पेज खोल के वहाँ से जाके जो है तो इसकी हिस्ट्री पढ़ सकती हैं अगर हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी इसके बारे में हम बात करेंगे कि गेम में असल में है क्या। तो मैंने लिंक यहाँ पे डाल दी है, ठीक है, ये देख लें, लिंक यहाँ पे डाल दिया। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके जो है तो विकिपीडिया के पेज पे चले जाएंगे। तो अगर आपने हिस्ट्री वगैरह इसकी पढ़नी है तो वो वहाँ से पढ़ सकती हैं। बेसिकली होता क्या है, ये उसका सबसे सिंपलेस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम देख रहे हैं कि आपके पास ये 3 नीडल्स हैं, 1 2 और 3। और आपने क्या करना है कि आपने ये जो आपको प्लेट्स नज़र आ रही हैं, ये जो रिंग्स नज़र आ रही हैं जिस पे ये 1 2 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें ऐसे करना है कि इस प्लेट्स को एक नीडल से उठा के दूसरी नीडल पे रखना है। फॉर एग्जांपल मैं ये नीडल नंबर 1 से उठा के इन प्लेट्स को नीडल नंबर 2 पे रखना चाहता सॉरी 3 पे रखना चाहता हूँ, तमाम की तमाम। तो इसमें फिर कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। ये जो डिस्क आप मूव कर रहे हैं ना एक नीडल से दूसरे नीडल पे, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है कि ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक डिस्क उठा के मूव कर सकता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि ये तीनों की तीनों एक साथ उठा के इनको ये नीडल नंबर 3 पे डाल दूँ। द रिमूव डिस्क मस्ट बी प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द नीडल्स, तो जो डिस्क आप रिमूव कर रहे हैं उसको किसी न किसी नीडल पे जाके प्लेस करेंगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं चूंकि एक डिस्क उठा सकता हूँ तो लाजमी बात है सबसे पहले ये 1 वाली ये वाली उठेगी ना, तो इसको उठा के मुझे कहीं पे रखना होगा, ठीक है। इन्हीं नीडल्स में कहीं पे प्लेस करूंगा, इस तरह से नहीं कर सकता कि इसे हाथ में पकड़ लूँ, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल ये कि लार्जर डिस्क कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द स्मॉलर लिस्ट। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इस 1 को उठाऊं, इसको इधर डालूं और इसके ऊपर 2 को डाल दूं, क्योंकि 2 वाली डिस्क 1 से बड़ी है, ठीक है, तो वो हमेशा उससे नीचे आएगी, उसके ऊपर नहीं आ सकती, ठीक है। ये हमेशा इससे नीचे आएगी, इसके ऊपर नहीं आ सकती, ठीक है। तो our objective is to write a program that prints the sequence of moves needed to transfer disk from the first needle to the third needle, ठीक है। तो हमने हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि क्या करे कि हमें मूव्स बताए। देखें अब यहाँ पे हमने 1 2 3 तीनों नीडल्स को उठा के तीनों डिस्क को उठा के नीडल नंबर 1 से उठा के नीडल नंबर 3 पे रखना है। मगर जो रूल्स हैं वो ये हैं कि एक एक को उठाएंगे, जिसको उठा रहे हैं उसको किसी नीडल पे प्लेस किया जाएगा, आप होल्ड नहीं कर सकते हो उसको, ठीक है। तीसरी बात ये कि बड़ी डिस्क छोटी डिस्क के ऊपर नहीं आ सकती। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें ये जो इधर से इधर तक नीडल नंबर 1 से नीडल नंबर 3 तक एग्जैक्टली इसी तरह की सिचुएशन में ये चीज़ पहुंचानी है। तो इसके लिए हमें एक से ज़्यादा मूव्स चाहिए होंगे, ठीक है। ये एक मूव में कंप्लीट नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा मूव हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम नीडल नंबर 1 से 3 पे इस पूरी की पूरी डिस्क को लेके जाएं और हर एक मूव में क्या हो रहा है वो साथ में प्रिंट करते जाएं। मतलब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, इस डिस्क नंबर 1 को यहाँ से उठा के लेट से इधर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्क नंबर 2 को उठा के इधर डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं इस तरह से इसको कर रहा हूँ। तो मैं अगर इस तरह से करूंगा तो पहला मूव प्रिंट होगा कि डिस्क नंबर 1 फ्रॉम नीडल 1 टू नीडल 3, ठीक है। तो इस तरह से हम हर एक मूव को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मेन हमारा ये है कि हर एक मूव को हमने साथ में प्रिंट करना है और आखिरी रिजल्ट हमारे पास आए, ठीक है। तो टावर ऑफ हनोई असल में इसको कहा जाता है, ये पिरामिड ये जो ये गेम होती है आपके पास, ठीक है। तो इसमें हम चूंकि ये सिंपलेस्ट एग्जांपल देख रहे हैं, 3 डिस्क की, ये डिस्क ज्यादा भी हो सकते हैं, नीडल आपके पास इतनी 3 ही होती हैं, ठीक है। तो ये डिस्क आपके पास ज्यादा ही हो सकती है। तो हमें एक सोल्यूशन ऐसा देंगे जो कि 3 डिस्क के लिए भी काम करेगा और ज्यादा डिस्क के लिए भी आपके पास जो है तो चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जरा देख लेते हैं कि नॉर्मली अगर इसे हम बाय हैंड कर रहे हैं देख के तो ये किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये देखें, इसको मैं जूम करता हूं ताकि ये क्लियर नजर आए, ठीक है। या मैं एक मिनट सबर इसको कंप्लीट कर लेता हूं फिर उसके बाद, ताकि बार बार हमें इन एंड आउट ना जाना पड़े, ठीक है। तो इसको देखें, सबसे पहली जो मूव होगी वो हमारे पास क्या होगी कि मूव डिस्क 1 फ्रॉम नीडल 1 टू नीडल 3। तो 1 को उठा के हमने थर्ड पे डाल दिया जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर मूव नंबर 2 में क्या होगा कि डिस्क 2 फ्रॉम नीडल नंबर 1 टू नीडल नंबर 2, तो नीडल नंबर 1 से उठा के इसको नीडल नंबर 2 पे रखते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा।
ठीक है। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि ये तीनों की तीनों डिस्क आपके पास नीडल नंबर 3 पे आनी चाहिए। ठीक है, मगर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखें सबसे पहली बात ये कि हमने डिस्क 3 को भेजना है यहाँ पे नीडल नंबर 3 पे, क्योंकि जब डिस्क 3 एक दफ़ा नीडल नंबर 3 पे आ जाएगी तो उसके बाद मैं उस पर 2 रख सकूंगा और उसके बाद 1 रख सकूंगा। हमारे पास रूल ये है कि बड़ी डिस्क छोटी के ऊपर नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये है जो यहाँ पे एट दी एंड ये तीनों की तीनों यहाँ पे आएंगी तो 1, 2 और 3 इसी ऑर्डर में आएंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं 1 और 2 को किसी तरीके से इसके ऊपर से हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये 3 को मैं इधर डाल सकूंगा। ठीक है, 3 को मैं इधर डाल सकूंगा। ठीक है, तो ये जो पूरा काम अभी हम कर रहे हैं तो ये असल में 3 को इधर पहुंचाने के लिए, ठीक है, 3 को इस आखिरी उस पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो मैंने 1 को उठाया यहाँ पे रख दिया, 2 को उठाया यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि 3 के लिए ये जगह खाली करनी है, तो मैं इस 1 को उठा के 2 के ऊपर रख दूंगा। ये देखें 1 को उठा के 2 पे मैंने रख दिया। ठीक है, तो 1 को 2 पे रख दिया, ये 3 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये देख लें मूव नंबर 4 में 3 को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो 3 अपनी प्रॉपर जगह पे पहुंच गया है। अब अगला मेरे पास, ठीक है, अगला मेरे पास वो क्या होगा कि मैं इस 2 को उठा के नीडल नंबर 2 से, सही है, इस 2 को उठा के नीडल नंबर 2 से इधर 3 पे रख दूं। ठीक है, मगर 2 को तो डायरेक्ट नहीं उठा सकता, उसके ऊपर 1 पड़ा हुआ है, पहले मुझे 1 को हटाना पड़ेगा। तो 1 को मैं हटाऊंगा कैसे, मेरे पास 3 पे मैं नहीं रख सकता क्योंकि फिर 2 उसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो 1 को उठा के मैं नीडल नंबर 1 पे ले जाऊंगा। ठीक है, और फिर 2 को उठा के नीडल नंबर 3 पे ले जाऊंगा। तो ये देखें 1 को मूव कर दिया वहां पे, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, यहाँ से अब 2 को उठाया 3 के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो 2 3 के ऊपर आ गया, और आखिरी जो आपके पास मूव नंबर 7 है तो उसमें अब 1 को उठा के आप इसके ऊपर रख दें। तो जनरलाइज सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन किस तरह से हमने देना है, देखें गौर से इसको देखें। हमारे पास लेट से एन एन यहाँ पे वो है, फॉर एग्जांपल एन डिस्क्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि n-1 डिस्क्स को, ठीक है, n-1 डिस्क्स को उठा के नीडल नंबर 2 पे डाल देना है। अब वो कैसे डालेंगे, लाजमी बात है एक मूव में नहीं हो सकता, मल्टीपल मूव्स में होगा आपके पास। तो n-1 डिस्क्स को उठा के हमने नीडल नंबर 2 पे डाल दिया, तो जो nth डिस्क होगी, आखिरी जो डिस्क होगी, ठीक है, उसको उठा के फिर हम नीडल नंबर 3 पे डाल देंगे। तो देखें मैं अब आपको बताता हूँ कि जब n-1 डिस्क, अब ये देखें ये मूव नंबर 1 और 4 को देखें। ठीक है, मूव नंबर 1 में ये लेफ्ट साइड और मूव नंबर 4 में ये लेफ्ट साइड को देखें। मूव नंबर 1 में हमारे पास 1 2 3 इस ऑर्डर में नीडल नंबर 1 पे पड़े हैं। ठीक है, तो हमने मूव 2 और 3 में ऐसी चेंजेस की कि आपके पास क्या हुई, जो n-1 डिस्क थी, ठीक है, मतलब 3-1 2 जो डिस्क थी ऊपर की 2, वो क्या हो गई, वो नीडल नंबर 1 से मूव होके नीडल नंबर 2 पे आ गई है। ठीक है, 2 मूव्स में हुई है मगर पहुंच गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि nth डिस्क को उठा के कहाँ पे डाल सकते हैं, नीडल नंबर 3 पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हमने क्या करना है, ये जो एन डिस्क नीडल नंबर 2 में हमारे पास आई है, ये जो एन डिस्क नीडल नंबर 2 में हमारे पास आई है, ठीक है, तो इसमें जो nth डिस्क है इसको उठा के हमने नीडल नंबर 3 पे डालना है। ठीक है, इसको उठा के हमने नीडल नंबर 3 पे डालना है, मगर इसके ऊपर जो n-1 डिस्क हैं उसको पहले हम उठा के नीडल नंबर 1 पे रखेंगे, तो तब ये मूव हो सकेगी ना। ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में नहीं आती तो ये पूरा सोल्यूशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इधर जो n-1 डिस्क इस केस में है, तो n-1 तो एक ही डिस्क है, उसको उठा के आप यहाँ पे रख देंगे। तो ये अगर मल्टीपल होंगी तो वो उठ के यहाँ पे आ जाएंगी। अब वो एक मूव में तो नहीं हो सकती, मल्टीपल मूव में होंगी। ठीक है, मगर वो उठ के यहाँ पे आ जाएंगी, तो वो तमाम की तमाम जब यहाँ पे आएंगी तो ये देख लें ये वाली फिर उठ के वहाँ पे जा सकती है। ठीक है, और अगेन ये जब उधर गई तो अब यहाँ पे आपके पास इधर मूव नंबर 6 पे, ठीक है, इधर मूव नंबर 6 के एंड पे जो ये चीज़ आपके पास आती है कि ये एक डिस्क यहाँ पे रह गई है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी डिस्क है। तो अगर इस एक डिस्क को हम फिर एंड डिस्क कंसिडर करें तो हमारे पास प्रॉब्लम फिर क्या बन गई है, इस इनिशियल की तरह बन गई है कि हमने क्या करना है कि एंड डिस्क को उठा के नीडल नंबर 1 से नीडल नंबर 3 पे डालना है। ठीक है, मगर इन एंड डिस्क को नीडल नंबर 1 से 3 पे डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो nth डिस्क है उसको नीडल नंबर 3 पे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो nth डिस्क को नीडल नंबर 3 पे लेके जाने के लिए मुझे n-1 डिस्क को नीडल नंबर 2 पे लेके जाना पड़ेगा, तो तब मैं इसको लेके जा सकूंगा। तो अगेन ये प्रॉब्लम आके
इस तरह की बन जाती है कि आप ये थर्ड डिस्क को उठा के इस पे लाना चाहते हैं, तो उसमें अगेन यही सारी चीज़ जो है तो फिर दोबारा रिपीट होती जाएगी। तो आप इस तरह से करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपके पास इवेंचुअली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये अप टू 64 डिस्क के लिए मेरे ख्याल से आप इन 3 नीडल से कर सकते हो, मुझे सही तरीके से याद नहीं है। ठीक है, मगर ये सोल्यूशन है। तो मुझे ये बताएं कि ये चीज़ जो मैंने बताई तो इसकी आपको समझ पड़ी कि नहीं? आप तो दरमियान में डिस्कनेक्ट भी हो गई थी। ठीक है, मैं आया देखा, मैं बातें कर रहा था, तो वो खैर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वो तो फिर आप बाद में देख सकती है। मगर मुझे ये बताएं कि उधर जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है उसकी आपको समझ पड़ी है टावर ऑफ हनोई की कि नहीं? क्योंकि अभी मैं कोड दिखाने जा रहा हूँ और कोड में कुछ नहीं है, 4-5 लाइन्स हैं। ठीक है, तो अगर इसकी समझ नहीं पड़ी तो कोड की नहीं पड़ेगी फिर समझ। ठीक है, अच्छा अब इसको हम करेंगे क्या, कैसे? ठीक है, हम करने ये जा रहे हैं कि मूव द टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम नीडल 1 टू नीडल 2, ये जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कि टॉप n-1 डिस्क को उठा के नीडल 1 से नीडल 2 पे रख दें। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने कर ली है। और उसके बाद n डिस्क को जो है तो उठा के नीडल 3 पे रख दें। ठीक है, तो मूव द टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम नीडल 1 टू नीडल 2 यूजिंग नीडल 3 एज द इंटरमीडिएट नीडल। ठीक है, तो 3 को हम एज एन इंटरमीडिएट नीडल यूज कर रहे हैं इस केस में। ठीक है, क्योंकि इसको 1 और 2 को हमने 2 पे रखना है। ठीक है, तो 3 को एज एन इंटरमीडिएट यूज कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं ना। इवेंचुअल गोल जो है तो हमारे पास 1 से 2 पे आना है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम nth डिस्क चूंकि 1 पे अब रह जाएगी, चूंकि ये वाला है आपके पास, जब ये इधर ये मूव नंबर 4 में देख लें कि आपके पास जब ये 1 और 2 आपके पास मतलब n-1 डिस्क सेकंड पे पहुंच जाएंगी, तो आपके पास अभी जो लार्जेस्ट डिस्क है जो कि n डिस्क है वो 1 से 3 पे अब मूव हो सकती है। ठीक है, तो ये देख लें, लार्जेस्ट डिस्क को आप क्या करेंगे कि अब n से, लार्जेस्ट डिस्क जो है एन वाली, तो वो अब 1 से 3 पे मूव हो सकती है। ठीक है, तो 1 से जब आपने 3 पे मूव कर ली, तो अब आपके पास प्रॉब्लम क्या आई कि मिडल जो वो है जो नीडल नंबर 2 है, तो उस पे एन डिस्क पड़ी हुई है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, कि मूव द टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम नीडल 2 टू नीडल 3 यूजिंग नीडल 1 एज द इंटरमीडिएट नीडल। ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि आप यहाँ से ये जो टॉप n-1 डिस्क हैं, ठीक है, ये वाली, ये आप नीडल 2 से नीडल 3 पे, ये जो n-1 डिस्क है, इस इन डिस्क को आपने नीडल 2 से नीडल 3 पे लेके जाना है, 1 को एज एन इंटरमीडिएट नीडल यूज करके। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं ना कि ये 1 और 2 जाए इस 3 के ऊपर। ठीक है, और 1 को एज अ इंटरमीडिएट वो यूज किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा का सारा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये इसका कोड है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है तो बेस कंडीशन क्या है कि आपके पास हर दफ़ा देखें, हर दफ़ा जब कोई वो होता है, कोई भी डिस्क अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच गया है, तो इसके बाद हमारे पास डिस्क कम हो गई है ना, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, 2 रह गई हैं। एन हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये लेट्स से 5 डिस्क होती और फिफ्थ डिस्क आपके पास थर्ड पे पहुंच जाती, तो फिफ्थ डिस्क हमारे पास अब करेक्ट पोजीशन पे है। अगली दफ़ा जब कॉल होगा, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क कम हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके पास डिस्क कम हो रही हैं, तो आप डिस्क को डिक्रीज कर रहे हो, और आप रुकेंगे कब, जब आपके पास नंबर ऑफ डिस्क जीरो हो जाएंगी। ठीक है, मतलब आपके पास नंबर ऑफ डिस्क जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि तमाम की तमाम डिस्क अपनी प्रॉपर पोजीशन पे जो है तो पहुंच गई हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेस कंडीशन यहाँ पे क्या यूज हो रही है कि बेस कंडीशन हमारे पास असल में जब आपके पास डिस्क जीरो हो जाएंगी तो ये रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो रिकर्सिव कॉल्स हैं, 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं दरमियान में, वो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर लगी हुई हैं। ठीक है, और इफ स्टेटमेंट में लिखा है इफ काउंट इज इक्वल टू अकाउंट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जैसे ही काउंट 0 होता है, ठीक है, तो ये रिकर्सिव कॉल्स होना बंद हो जाएंगी और आपके पास फंक्शंस खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये जो इधर हमने बात लिखी हुई है तो वही हम अब हम करने जा रहे हैं। मूव
ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये कि इस मूव डिस्क के फंक्शन को हमने पास क्या क्या करना है, नंबर ऑफ डिस्क पास करनी है कि किसी भी मूव के लिए नंबर ऑफ डिस्क कितनी यूज हो रही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है वो। अच्छा, उसके बाद हम किस डिस्क से किस डिस्क पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनली हम चूंकि डिस्क नंबर 1 से डिस्क नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्क नंबर 2 को एज ए इंटरमीडिएट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि वो यूज हो रहा है मगर अल्टीमेटली वहां पे हमने जाना नहीं है, ठीक है। हम इस डिस्क से इस डिस्क पे जाना चाह रहे हैं, इस नीडल से इस नीडल पे जाना चाह रहे हैं, नीडल नंबर 1 से नीडल नंबर 3 पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट नोड जो है तो हमारे पास नीडल नंबर 2 यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्टीमेट हमारा गोल है। तो हम क्या कर रहे हैं इनिशियली कि मूव टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम नीडल 1 टू नीडल 2 यूजिंग नीडल 3 एज द इंटरमीडिएट नीडल, ठीक है। तो टॉप n-1 डिस्क को नीडल 1 से नीडल 2 पे मूव कर देना है और नीडल 3 एज ए इंटरमीडिएट नीडल हमने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, मूव डिस्क को दोबारा कॉल करता हूँ, सही है। टॉप n-1 करने के लिए काउंट से एक माइनस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि फ्रॉम वाला पोर्शन ये है, टू वाला पोर्शन दूसरे में है और इंटरमीडिएट वाला थर्ड में यूज हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूंकि अब नीडल 1 से नीडल 2 पे सही है जाना चाह रहे हैं, तो मैंने फ्रॉम में नीडल 1 लिख दिया, 2 में नीडल 2 लिख दिया, ठीक है, और इंटरमीडिएट में नीडल 3 लिख दिया, ठीक है। अगेन ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये वाला चक्कर जो है कि हम क्या कर रहे हैं कि टॉप n-1 नोड्स को उठा के 1 से 2 पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 से 2 पे डालने का ये वाला ये जो मूव नंबर 4 की बात हो रही है ना, ठीक है, इसका जो ये यहाँ पे ये इनिशियल पोर्शन है कि ये 1 और 2 यहाँ पे आए हैं और ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 1 और 2 को यहाँ पे लाने के लिए जो कॉल है वो असल में ये वाली कॉल हो रही है, ठीक है। ये देख लें, n-1 उठाए, ठीक है, नीडल 1 से नीडल 2 पे जाना चाहते हैं, नीडल टी को एज अ इंटरमीडिएट नोड यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मूव डिस्क नंबर n फ्रॉम नीडल 1 टू नीडल 3, ठीक है, मूव डिस्क नंबर n फ्रॉम नीडल 1 टू नीडल 3, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया मूव डिस्क, सही है, काउंट, ठीक है। तो काउंट में आपके पास काउंट होगा, ठीक है। तो इनिशियली जब आप इसे कॉल करेंगे तो इधर 3 आपको नजर आएगा, ठीक है। इनिशियली इसको 3 के साथ आप कॉल करेंगे ना, तो तो वो काउंट को प्रिंट करेगा फ्रॉम नीडल 1 टू नीडल 3, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्क नंबर n जो है तो आपके पास नीडल 1 से नीडल 3 पे चला जाएगा इस प्रिंट की स्टेटमेंट से। इसके बाद जब आप फिर मूव डिस्क करेंगे, अगली ये देख लें, ये थर्ड उस पर देख लें कि मूव टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम नीडल 2 टू नीडल 3, तो आप जब इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो अब आपने क्या करना है, आपके पास nth डिस्क जो है तो पहुंच गई है अपनी प्रॉपर जगह पे। अब आपने क्या करना है कि इसको उठा के, ये जो n डिस्क हैं इसको उठा के यहाँ पे किसी तरीके से लाना है। अब वो एक मूव में तो नहीं हो सकता, मल्टीपल मूव में होगा। तो असल में हम कर क्या रहे हैं कि हम अब n-1 नोड्स को उठा रहे हैं, नीडल 2 से नीडल 3 पे लेके जा रहे हैं और 1 को एज एन इंटरमीडिएट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखें n-1 नोड्स को उठाया, ठीक है, n-1 नोड्स को उठाया, नीडल 2 से नीडल 3 पे उसको मूव करना जा रहे हैं और नीडल 1 को एज एन इंटरमीडिएट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक रिकर्सिवली चलता जाएगा जब तक आपके पास ये काउंट 0 पे नहीं पहुंच जाता, ठीक है। ये काउंट आपके पास 0 पे नहीं पहुंच जाता, जैसे ही ये 0 पे पहुंचेगा तो ये फंक्शन एंड हो जाएगा और आपके पास ये रिकर्जन इधर से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन यहाँ पे हमने दिया है ये जनरलाइज दिया है, सिर्फ 3 डिस्क के लिए नहीं है। इसे नंबर ऑफ डिस्क अगर आप ज़्यादा भी पास करेंगे, फंक्शन है सिंपल, आप अपने प्रोग्राम में इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लें, ठीक है। और इसको देख लें, टोटल अगर आप देखती हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मूव्स हैं तो वो 7 आ रहे हैं। ये बेसिकली नंबर ऑफ मूव्स आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये 2n-1 जो है तो आपके पास मूव्स होते हैं जहाँ पे n आपके पास नंबर ऑफ डिस्क्स हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क्स 3 हैं, तो 2^3-1 आएगा जो कि असल में जैसे 8-1 बनता है, तो टोटल मूव्स आपके पास इस केस में 7 आती हैं क्योंकि n की वैल्यू आपके पास है 3, ठीक है। इसको आप 4 करेंगे तो 2^4-1 हो जाएगा जो कि असल में
16 माइनस 1 15 मूव्स में होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे तो मूव्स बढ़ते जाएंगे आपके पास। ठीक है, इसी का अगर आप फर्ज करें आइटरेटिव सोल्यूशन सोचते हैं ना, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा कोड होगा और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा राइट करने में एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपलेस्ट सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो ये था आपका टावर ऑफ हनोई। और इसके बाद अब बात करते हैं कि आप रिकर्जन आपको यूज़ करनी चाहिए कि आइटरेशन यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो रिकर्जन कुछ आपके पास प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास रिकर्सिव सोल्यूशन नेचुरली बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, जैसे ये केस है। ठीक है, इसका इटरेटिव सोल्यूशन आप लिखें तो आप कोड बहुत ज़्यादा लिखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उस कोड तक पहुंचने के लिए, मतलब उस सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको मतलब वर्कआउट भी जो है तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा कि किस तरह से ये कोड लिखा जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो रिकर्जन या इटरेशन, ठीक है, कौन सा किस केस में यूज़ करना चाहिए, तो अगेन वही बात मैंने की कि रिकर्शन के ओवरहेड्स हैं, मेमोरी का ओवरहेड है, मेमोरी यूज़ होती है। दूसरी बात यह है कि रिकर्शन का प्रोसेस स्लो होता है आइट्रेशन के मुकाबले में, तो आइट्रेशन यूजुअली ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है तो आपके पास फास्ट सोल्यूशन देगा आपको, मगर कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपके पास रिकर्सिव सोल्यूशन की ज़्यादा सेंस बनेगी क्योंकि उससे कोड बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो ये इस सवाल का आंसर डिपेंड करता है कि आप कोड किस चीज़ के लिए कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। आगे जब आपका डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स आएगा तो उसमें भी ये रिकर्जन दोबारा यूज़ होगी, तो उधर भी आपको पता लग जाएगा कि कुछ केसेस में हमारे पास जो नेचुरल सोल्यूशन होता है तो वो रिकर्सिव होता है। ठीक है, आइटरेटिव सोल्यूशन उसका बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, तो उस वजह से फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, रिकर्जन को अवॉइड तब किया जाता है जब आपके पास मतलब मेमोरी और टाइम का जो है तो कंसर्न हो दरमियान में, तो रिकर्जन में को जो है तो हम उस केसेस में फिर अवॉइड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लंबी जो वो होती हैं या बहुत ज़्यादा रिकर्सिव कॉल से बचने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो है तो मतलब केस टू केस वेरी करती है ये चीज़। ठीक है, तो ये आज आपका लेक्चर था और ये रिकर्जन थी।